अभी अभी गीतिका अपने पति के साथ शॉपिंग करके घर में आई ही थी कि देखा ननद मेघा वही बैठी हुई थी। उसे देखते ही गीतिका ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पति राघव ने कहा, जीजी आप कब आई? बस जब तुम लोग गए थे उसके थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। वैसे आज क्या शॉपिंग कर लाए हो तुम लोग? यूं तो तेज गर्मी में भाभी तो घर के बाहर निकलती ही नहीं। मेघा सामान की तरफ नजरें मारते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, 4 दिन बाद मेरे मायके में मम्मी पापा की 30वीं शादी की सालगिरह है, तो उसी का प्रोग्राम है। बस उसके लिए सामान खरीदने गई थी। आखिर गीतिका ने जवाब दिया और सामान लेकर अंदर जाने लगी। लेकिन उससे पहले ही मेघा ने टोक दिया, अरे अपनी मम्मी पापा को क्या तोहफा दे रही हो? जरा हमें भी तो दिखाओ। यह सुनकर गीतिका के पैर वहीं रुक गए। उसने राघव की तरफ देखा तो राघव ने उसे सामान दिखाने का इशारा किया। तब गीतिका ने अपने मम्मी पापा को देने के लिए जो तोहफा लेकर आई थी वो निकाल कर दिखाया और कहा, ये चांदी की पायल मम्मी के लिए है और पापा के लिए ये घड़ी है। ये देखकर मेघा ने अपनी मम्मी सुधा जी की तरफ देखकर कहा, पता है माँ, आजकल चांदी के भाव वैसे आसमान छू रहे हैं और दिखने में तो बड़ी महंगी दिख रही है ये घड़ी। लो आप भी तो देखो। कहकर मेघा ने पायल और घड़ी सुधा जी की तरफ बढ़ा दी। सुधा जी ने भी घड़ी और पायल हाथ में लेकर देखा और फिर उसे गीतिका को वापस दे दिया। गीतिका सामान लेकर अंदर चली गई। वही राघव किसी काम से बाहर आ गया। माँ देखा आपने, भाभी ने और सामान तो दिखाया ही नहीं। आपकी बहू अपने माता पिता के लिए महंगे तोहफा लेकर आई है, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई। यही इज्जत है आपकी इस घर में? अचानक मेघा अपनी माँ के कान भरते हुए बोली। सुनकर सुधा जी बोली, अब भाई इसके माता पिता की शादी की सालगिरह है तो ले आई, इसमें हमारा क्या काम? पर मम्मी, जब 2 महीने पहले भाभी वैष्णो देवी घूमने गई थी तो वहां से भी तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आई थी, पर तब आपके लिए कुछ नहीं लाई। तुम भी कितनी सीधी हो माँ, कुछ नहीं समझती। मेघा फिर से बोली। ये सुनकर सुधा जी चुप हो गई और काफी देर तक कुछ सोचने के बाद फिर बोली, बोल तो तू सही रही है बेटा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो बहू फिर भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं लाती। सच है, इंसान कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। ये बातें अंदर गीतिका को सुनाई दे रही थी। तब वो भी सोचने लगी कि वो पहले सुधा जी के लिए अक्सर कुछ ना कुछ तोहफे लेकर आती थी, लेकिन हर बार मेघा कुछ ना कुछ बहाना कर सुधा जी से वो तोहफा ले लेती थी और फिर वापस देती भी नहीं थी। गीतिका और राघव की शादी के बाद जब सुधा जी का जन्मदिन आया था, तब गीतिका उनके लिए काफ़ी सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी। उसने उस साड़ी को तैयार करवा कर ही सुधा जी को दिया था, इस उम्मीद के साथ कि सुधा जी वो साड़ी अपने जन्मदिन के दिन पहनेगी। पर उस दिन मेघा सुबह सुबह ही घर आ गई। उस दिन सबका बाहर खाने का प्रोग्राम बना। तब सुधा जी ने तैयार होने के लिए वो साड़ी निकाली तो मेघा की नज़र उस साड़ी पर टिक गई और वो सुधा जी से बोली, माँ देखो ना, मैं तो सुबह ही घर पर आ गई, मुझे तो बाहर जाने का कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बाहर जाने के लिए कोई कपड़े भी लेकर नहीं आई। अरे तो चिंता क्यों करती है, मेरी कोई साड़ी पहन ले, सुधा जी ने कहा। पर मुझे तो यही साड़ी पसंद आ रही है, पहनूंगी तो यही साड़ी पहनूंगी, मुझे दूसरी साड़ी नहीं पहननी, मेघा ने कहा। तो सुधा जी ने वो साड़ी उठाकर मेघा को दे दी और दूसरी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब गीतिका ने देखा तो उसे बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कहती, इसलिए चुप रह गई। पर गीतिका ने धीरे धीरे नोटिस किया कि ये तो मेघा की आदत ही थी। वो सुधा जी से अधिकतर सामान ले जाती थी, जबकि उसके ससुराल में कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस साल सुधा जी के जन्मदिन पर उनके लिए उसने पैसे इकट्ठे करके सोने के कानों की बूंदी तैयार करवाई थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इस साल जो भी त्यौहार पर उसके मम्मी पापा ने उसे विदाई में पैसे दिए, वो सब उसने इकट्ठे कर लिए। यहाँ तक कि किसी भी तीज त्योहार पर राघव उसे साड़ी चूड़ी वगैरह खरीदने के लिए पैसे देता था, वो तक उसने नहीं खरीदे, बल्कि वो पैसे भी अपने पास संभाल कर रख लिए। थोड़े पैसे कम पड़े तो राघव से पैसे लेकर उसने कानों की बूंदी खरीदी थी और सुधा जी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप दी थी। और साथ ही साथ ये भी कहा था, मम्मी जी ये आपके लिए ही है, इन्हें आप ही पहनोगे। सोने की बूंदी को देखकर सुधा जी बहुत खुश हो गई और उन्होंने उसी समय उसे अपने कानों में पहन लिया। सुबह से शाम तक वो अपने कानों में ही पहने हुए थी। उसे देखकर गीतिका बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन शाम को मेघा जब घर पर आई तब उसने सुधा जी से वो कानों की बूंदी मांग ली। पर बेटा ये तो बहू ने मुझे तोहफे पर दिए हैं, ये मैं तुझे कैसे दे सकती हूँ, उसे बुरा लग गया तो? सुधा जी ने मना कर दिया। वाह माँ, आज तुम्हारी बेटी से बढ़कर तुम्हारे लिए बहू हो गई, जो इन धातुओं के टुकड़ों के लिए मुझे मना कर दिया। आज पापा जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज सचमुच मुझे पापा की बड़ी याद आ रही है।
कहकर मेघा ने सुधा जी के सामने ही रोना धोना शुरू कर दिया। ये देखकर सुधा जी को भी अपनी बेटी पर ही तरस आ गया और उन्होंने कानों की बूंदी निकालकर उसे दे दी। अरे तू मेरी बेटी है, तुझसे बढ़कर कोई है क्या जो इन कानों की बूंदी के लिए रो रही है? ले पकड़, पहन ले। कहकर सुधा जी ने वो बूंदी उसके हाथों में दे दी। और हैरानी की बात कि जो मेघा थोड़ी देर पहले तक रो रही थी, उसके आंसू अपने आप ही गायब हो गए और खुशी खुशी उसने वो बूंदी अपने कानों में पहन भी ली। वो बूंदी पहनकर जब वो गीतिका के सामने आई तो गीतिका को बहुत गुस्सा आया। वो तो उसी समय बोलने को तैयार थी, लेकिन तब तक मेघा का पति उसे लेने आ चुका था, इसलिए वो चुप रह गई। बस वो दिन था और आज का दिन है। गीतिका कभी सुधा जी के लिए कोई तोहफा ही लेकर नहीं आई। तभी बाहर से मेघा के बोलने की आवाज़ आई। अरे इंसान क्या बदल गया, सब संस्कारों की बातें होती है। माँ की सिखाई हुई लड़कियाँ कभी ससुराल नहीं संभाल पाती है, सास को कभी माँ नहीं समझ पाती है। तुम्हारी बहू ने तो अब जाकर रंग दिखाने शुरू किए हैं। ये सुनकर तो गीतिका को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय कमरे से निकलकर बाहर आई और बोली, जी जी, आप ना ही बोलो तो ही अच्छा है। मम्मी जी के लिए मैं तोहफा नहीं लाई, आपको इसका दुख हो रहा है या आपके तोहफे कम हो रहे हैं उसका दुख हो रहा है? भाई हमें क्या, ये तो तुम दोनों सास बहू की बातें हैं। अगर तुम तोहफा लाती तो अपनी सास के लिए लाती, हमें क्यों बीच में ला रही हो? मेघा कंधे उचकाकर बोली। अरे जीजी, नुकसान तो आपका ही है ना इसमें, क्योंकि मम्मी जी को जो तोहफा मैं लाकर देती थी वो तो आप हमेशा ऐंठ कर चली जाती थी। अब मैं मम्मी जी को तोहफा नहीं दे रही हूँ तो आपको तोहफे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अब इस तरह की उटपटांग बातें करने लग गई हो आप। इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने संस्कार देखिए, मेरे मम्मी पापा के संस्कार तक मत जाइए। कहकर गीतिका कमरे में चली गई। इधर सुधा जी कुछ कहने को हुई पर गीतिका ने सुना नहीं। तब तक राघव कमरे में आ चुका था। उसे देखकर सुधा जी ने कहा, बेटा तुझे नहीं लगता कि आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लग गई है? ऐसे कोई जवाब देता है अपनी ननद को? अरे उसके लाए हुए तोहफे अगर मैं अपनी बेटी को दे देती थी तो उसे क्या परेशानी? आखिर वो तोहफे तो तेरी कमाई से लाए हुए होते थे। मम्मी मानता हूँ कि मेरी कमाई के पैसों से वो तोहफे लाकर आपको देती थी, पर जब आप बार बार वो तोहफे अपनी बेटी को दे देती हो तो सामने वाले का मन तो मर गया ना। आपकी बहू ने कैसे पैसे इकट्ठे करके आपके लिए कानों की बूंदी लाकर दी थी? क्या किया आपने? उसे अपनी बेटी को दे दिया? तो फिर आपकी बहू दोबारा आपके लिए क्या कुछ खरीदेगी? राघव ने कहा। तो सुधा जी चुप हो गई, पर मेघा तुनकते हुए बोली, भाई तेरी पत्नी को संभाल, कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई है। मैं मायके अपनी बेइज्जती कराने नहीं आती हूँ। बहन, अपनी इज्जत करवाना तेरे खुद के हाथों में था, पर तेरी हरकतें ऐसी है कि अपनी बेइज्जती तूने खुद ही करवा ली। थोड़ी सी अकल तुझे भी रखनी चाहिए थी। कोई किसी को प्यार से तोहफा दे रहा है तो हमेशा तोहफे पर नजर क्यों मारती है? आखिर तेरे पास क्या कमी है? जहाँ तक तेरा हक है वहाँ तो तुझे देते ही है ना हम लोग। अगर तू इस तरह से उटपटांग बातें करके घर में आग लगाएगी तो तू बातें भी सुनेगी, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर राघव ने भी टका सा जवाब दे दिया। सुनकर मेघा तिलमिलाते हुए वापस अपने घर रवाना हो गई और अब दोबारा कभी आती भी थी तो थोड़ी देर रुककर ही चली जाती थी। आखिर फिर इस बार करवा चौथ पर गीतिका ने सुधा जी के लिए साड़ी लाकर दी, पर इस बार भगवान की कृपा रही कि वो साड़ी सुधा जी ने ही पहनी।